हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका टॉपिक है स्ट्रक्चर सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइनिंग में इनिशियल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है कि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है। देखो, जो भी आपका सिस्टम एनालिस्ट है, अब तक आप पढ़ चुके हो, उसका सबसे डिफ़िकल्ट काम क्या होता है कि जो भी एग्जिस्टिंग सिस्टम है ना, उसकी रियल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। जब तक उसे उस सिस्टम की प्रॉब्लम की पूरी अच्छी अंडरस्टैंडिंग, क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, वो फ्यूचर में कोई भी वर्क करेगा, सारा उसका एफर्ट क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब यूज़र क्या करता है, किसी भी प्रोजेक्ट को या एग्जिस्टिंग सिस्टम को चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट सबमिट करता है। चेंज करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, मॉडिफाई या एनहेंस करने के लिए क्या करता है, मैनेजमेंट और आईटी डिपार्टमेंट के पास रिक्वेस्ट सेंड करता है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के पास एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, अपना अपना वे होता है उस रिक्वेस्ट को डील करने का, और इनिशियल इन्वेस्टिगेशन उसी का एक तरीका है, यानी कि उन रिक्वेस्ट को हैंडल करने का एक वे है, एक तरीका है। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि सबसे पहले ये डिटरमाइन करना कि यूज़र ने जो भी रिक्वेस्ट करी है वो वैलिड है या फीजेबल है, यानी कि रियल वर्ल्ड में प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं, वैलिड है या नहीं, किसी भी रिकमेंडेशन से पहुंचने से पहले। ठीक है, तो सब एक होता है यूज़र रिक्वेस्ट करे और वो इनवैलिड हो, उसका कोई प्रैक्टिकल वे में पॉसिबिलिटी ही ना हो। ठीक है, या फिर दूसरा वो ये चेक करता है कि या तो उसमें आपको एग्जिस्टिंग जो भी प्रोजेक्ट है, सिस्टम है, उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या नहीं, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है या नहीं, ये डिसाइड करना। ठीक है, ये डिटरमाइन करना। या फिर क्या हो कि वो पूरे प्रोजेक्ट को ही बदल के हमें नया सिस्टम बनाना पड़े। ठीक है, दो तरीके होते हैं, या तो एग्जिस्टिंग वन को आप क्या करो, मॉडिफाई करके, एनहेंस करके कर दो, या फिर दूसरा तरीका क्या होता है, उस एग्जिस्टिंग सिस्टम को ख़त्म करो और अपना नया सिस्टम बनाओ। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, इस सब के लिए हमारे पास क्या होता है, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो वो कहता है द यूज़र रिक्वेस्ट फ्रॉम फॉर्म स्पेसिफाइज द फ्लोइंग। अब यूज़र ने रिक्वेस्ट किया है कि भाई जो भी मेरा एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको चेंज कर दो या फिर इम्प्रूव कर दो। ठीक है, तो उसके जो भी वो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो उसमें क्या क्या उसके कंटेंट होने चाहिए। सबसे पहला, यूज़र असाइन टाइटल ऑफ द वर्क रिक्वेस्टेड। सबसे पहले उसका टाइटल होना चाहिए, आपके नेचर ऑफ जॉब होना चाहिए, यानी कि अगर आप चाहते हो न्यू सिस्टम आए या फिर उसी को ही रिवाइज कर दो, इम्प्रूव कर दो। सबमिशन डेट, कब सबमिट हुआ था, यानी कि जब यूज़र रिक्वेस्ट भेजता है ना, तो एक फॉर्म के हेल्प से भेजता है, तो रिक्वेस्ट फॉर्म में ये आपके पॉइंट्स होने चाहिए। कंप्लीशन डेट होनी चाहिए, पर्पस ऑफ रिक्वेस्ट होनी चाहिए, एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स होनी चाहिए कि अगर आप इस सिस्टम में इम्प्रूवमेंट करोगे या मॉडिफाई करोगे तो ये क्या होगा, उसके बेनिफिट्स होंगे। इनपुट आउटपुट स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, यानी कि क्वांटिटी होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, नंबर ऑफ कॉपीज़, पेजेस बताने चाहिए, फ्रीक्वेंसी यानी कि डेली में कितना वर्क होना चाहिए, वीकली, मंथली रिपोर्ट होनी चाहिए, रिक्वेस्टर का सिग्नेचर होना चाहिए, डेजिग्नेशन, फ़ोन नंबर होना चाहिए, एंड सिग्नेचर, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट एंड फ़ोन नंबर आपका उस पर्सन का भी होना चाहिए जिसको आप वो चिट्ठी, वो फॉर्म, रिक्वेस्ट फॉर्म भेज रहे हो। ठीक है, उसके बाद कहता है देयरफॉर अ यूजर्स रिक्वेस्ट फॉर्म शुड कंटेन द फॉलोइंग। इसलिए यूज़र रिक्वेस्ट फॉर्म में आपके ये पॉइंट्स होने चाहिए। व्हाट इज़ अ प्रॉब्लम, यूज़र को प्रॉब्लम क्या है, व्हाट आर द डिटेल्स ऑफ द प्रॉब्लम, यूज़र की प्रॉब्लम की डिटेल्स होनी चाहिए, किस किस फेजेस में या किस किस तरीके में आपको लगता है कि प्रॉब्लम है, इससे बेटर हो सकता है। व्हाट इज, हाउ सिग्निफिकेंट इज़ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कितनी सिग्निफिकेंट है। हाउ डज यूज़र फील इन द सॉल्यूशन, कि उसके सॉल्यूशन भी यूज़र को कुछ हद तक प्रोवाइड करने चाहिए कि ये वर्क ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है। हाउ विल द इंफॉर्मेशन सिस्टम हेल्प, इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसे हेल्प करेगा। हाउ एल्स नोज अबाउट दिस एंड कुड बी कंटेक्टेड, कि आपके अलावा कोई और भी इस प्रॉब्लम को अगर फेस करता है, देखता है, उसे लगता है कि हाँ ये प्रॉब्लम है, तो क्या वो कॉन्टेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो वो कहता है कि इस तरीके से क्या होती है, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट आती है सिस्टम को डेवलप करने के लिए या सिस्टम को रीजनरेट करने के लिए। तो अब एक ऑर्गेनाइजेशन ये डिसाइड करती है कि जो भी आपकी रिक्वेस्ट है उसे आगे ले जाना है या वहीं पे ही रिजेक्ट कर देना है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर होता है उसको एक्सेप्ट करनी है रिक्वेस्ट को या फिर रिजेक्ट करनी है। ठीक है, तो ये एक्सेप्ट करनी है या रिजेक्ट करनी है कोई भी रिक्वेस्ट, इसके बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, मतलब इट मे बी डिसाइडेड इन नंबर ऑफ वेज। तो इसके लिए सबसे सुटेबल मेथड क्या है, आप एक कमेटी बनाएं।
जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट सिलेक्शन कमेटी। तो यही रिस्पॉन्सिबल होती है टू रिव्यू द प्रपोजल केयरफुली एंड फाइनली सेलेक्ट दोज प्रोजेक्ट विच आर मोस्ट बेनिफिशियल टू द ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे आपके पास प्रपोजल आते हैं, बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है, तो ये प्रोजेक्ट सिलेक्शन कमेटी की जिम्मेदारी है कि वो सारे प्रपोजल को बहुत ही केयरफुली ध्यान से क्या करे, रिव्यू करे, पढ़े और फाइनली वो प्रोजेक्ट सेलेक्ट करे जिससे आपकी कंपनी को, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होंगे। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं जो आपका इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है इज ऑफन रिक्वेस्टेड टू गैदर डिटेल विच आर आस्क्ड इन द प्रोजेक्ट रिक्वेस्ट फॉर्म। वो कहते हैं कि जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन शुरू में जांच पड़ताल करना, तो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, फेज़ है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने जो भी आपके डाटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डिटेल्स है, उन्हें कलेक्ट करते हैं जो आगे आपके प्रोजेक्ट रिक्वेस्ट फॉर्म में पूछी जाती हैं। और उसमें क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए वो हमने पीछे देख लिए थे। नेक्स्ट है आपका इसी के अंदर इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के अंदर डिटरमाइनिंग यूज़र रिक्वायरमेंट्स एंड एनालिसिस। वो कहता है यूज़र नीड identification and analysis are concerned with what the user need rather than what he or she want. Analyst cannot think the solution of the problem until the problem has been identified, defined and evaluated. This step is intended to help the user and the analyst understand the real problem than its symptoms. The user or the analyst may identify the need for a candidate system or for enhancement in the existing system. वो कहता है कि जो भी यूज़र की नीड है, यूज़र नीड आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस में क्या होता है, यूज़र किस बात पे, यूज़र की रिक्वायरमेंट और एनालिसिस बताया हुआ है इसमें। ठीक है, तो वो कहते हैं कि इसमें क्या होता है, यूज़र इस बात पे कंसंट्रेशन करता है कि यूज़र की ज़रूरत क्या है, ये नहीं कि यूज़र चाहता क्या है। एक होता है चाहना, एक होता है रिक्वायरमेंट, नीड। ठीक है, तो चाह तो हम कुछ भी सकते हैं, एक होता है चाहना तो कुछ भी हो सकता है ना, हम इन प्रैक्टिकल इमेजिनरी वे में भी कुछ भी चाह सकते हैं, लेकिन एक होता है नीड की, हमें रियल टाइम में प्रैक्टिकल लाइफ में ज़रूरत किस चीज़ की है, तो उसमें इस बात पे फोकस किया जाता है। अब क्या होता है, एनालिस्ट जब तक किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं फाइंड आउट करता, जब तक उसको उसकी क्लियर क्या हो, अंडरस्टैंडिंग ना हो, जब तक वो प्रॉब्लम ना तो आइडेंटिफाई हुई हो, ठीक है, सब ना डिफाइन की गई हो, ना इवेल्युएट की हो, जब तक आपकी प्रॉब्लम को, आप प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करोगे, समझोगे, इवेल्युएट करोगे, जज करोगे, तभी तो आप उसकी सॉल्यूशन तक निकलोगे, पहुंचोगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इसलिए कहता है यूज़र और सिस्टम एनालिस्ट का मेन काम क्या है कि वो जो भी उसके प्रॉब्लम है सिस्टम की, उसको अच्छे से समझे, अंडरस्टैंड करे। ठीक है, इसलिए कहता है कि यूज़र और एनालिस्ट को ये सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि आपको ज़रूरत किस चीज़ की है, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको या तो रिप्लेस करने की ज़रूरत है या फिर उसमें हम क्या कर सकते हैं, एनहेंसमेंट कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कहता है शेयर्ड कंप्लीट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट आर एसेंशियल इन बिल्डिंग कंप्यूटर बेस्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम। कि जब आप कंप्यूटर बेस्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम बना रहे हो तो उसमें क्या होनी चाहिए, आपकी कंप्लीट, एक्यूरेट, शेयर्ड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि बिल्कुल रेलिवेंट, वैलिड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली डिटरमाइनिंग द इन्फॉर्मेशन ईच यूज़र नीड्स इज़ अ पर्टिकुलरली मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क। जब भी हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, गैदर करने की कोशिश करते हैं, डिटेल्स को जानने की कोशिश करते हैं, तो हम हर यूज़र की नीड को तो पर्टिकुलरली ध्यान में रख पाना क्या होता है, डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। रीज़न क्या होते हैं उस बात के, सबसे पहला सिस्टम रिक्वायरमेंट चेंजेस एंड देयरफॉर यूज़र रिक्वायरमेंट मस्ट बी मॉडिफाइड टू अकाउंट फॉर दीज चेंजेस। सबसे पहले होता है बहुत सारे यूज़र्स हैं, उनकी अपनी अपनी नीड्स हैं, तो ये अनफॉर्चुनेटली मिसबैलेंस क्यों हो जाता है, वो इसलिए हो जाता है कि कई बार क्या होता है, डिफ़िकल्ट टास्क क्यों होता है उनकी नीड्स को, उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करना। कई बार क्या होता है, जब सिस्टम रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती हैं तो उस हिसाब से क्या हो जाती है, हमें यूज़र की रिक्वायरमेंट को भी मॉडिफाई करना पड़ता है। जब हमने क्या किया, यूज़र की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिस्टम बना दिया, लेकिन सिस्टम अगर चेंज हो रहा है तो हमें यूज़र की रिक्वायरमेंट को भी चेंज करना पड़ेगा, उसको भी थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, या यूज़र अगर कुछ और चाह रहा है तो हमें सिस्टम को मॉडिफाई करना पड़ेगा उसको बैलेंस करने के लिए। उसके बाद कहता है हैवर यूज़र इन्वॉल्वमेंट एंड मोटिवेशंस आर डिफ़िकल्ट। कई बार क्या होता है, हैवी यूज़र इन्वॉल्वमेंट की
जब बहुत सारे यूज़र्स किसी पर्टिकुलर सिस्टम में या प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो सबकी रिक्वायरमेंट, सबकी नीड को ध्यान में रखना, उन्हें मोटिवेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। द क्लियर स्पेसिफिकेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट इज़ डिफ़िकल्ट एक्सेप्ट फॉर एक्सपीरियंस्ड यूज़र। फंक्शंस एंड प्रोसेसेस आर नॉट ईजिली डिस्क्राइब्ड। अब वो कहता है कि अगर जो एक्सपीरियंस्ड यूज़र हैं वो तो किसी भी रिक्वायरमेंट को अच्छे से समझ सकते हैं, उनकी क्लियरिटी होती है, उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन हर किसी पर्सन को जो एक्सपीरियंस पर्सन नहीं है, न्यू कमर है, ट्रेनी है, उसको यूज़र की रिक्वायरमेंट को अच्छे से समझाना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है, डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। नेक्स्ट कहता है द पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन between user and analyst is designing information requirement is complex। वो कहता है कि जब हम डिज़ाइनिंग फेज में होते हैं ना, तो जो इंटरेक्शन होती है यूज़र के बीच में और सिस्टम एनालिस्ट के बीच में, वो भी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ठीक है, द यूजुअल अप्रोच इज़ टू आस्क द यूज़र व्हाट इन्फॉर्मेशन इज़ करंटली अवेलेबल एंड व्हाट अदर इन्फॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड। तो कहते हैं जो सबसे बेटर अप्रोच है ना वो क्या है कि आप यूज़र से पूछो कि क्या इन्फॉर्मेशन करेंटली उसके पास अवेलेबल है और उसे क्या और इन्फॉर्मेशन चाहिए। इंटरेक्शन बिटवीन द एनालिस्ट एंड द यूज़र यूजुअली लीड्स टू एन एग्रीमेंट। जब हम इंटरेक्शन करते हैं एनालिस्ट और यूज़र के बीच में तो वो एक एग्रीमेंट पे पहुंचती है अबाउट व्हाट इन्फॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट सिस्टम। तो एक एग्रीमेंट हो जाता है, लीड्स टू एन एग्रीमेंट अबाउट व्हाट इन्फॉर्मेशन, कि क्या इन्फॉर्मेशन उसके पास एग्जिस्टिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, कई बार क्या होता है यूज़र और एनालिस्ट के व्यू सेम नहीं होते। ठीक है, एनालिस्ट किसी भी प्रॉब्लम को एक अलग तरीके से देखता है, अलग उसके पर्सपेक्टिव होते हैं, और जो यूज़र है वो अलग तरीके से दिखता है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, उनके कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू हो गए ना, कंट्रास्टिंग व्यू हो गए। ठीक है, तो वो कहते हैं यूज़र हु ट्राई टू डिफाइन देयर इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट विद द एनालिस्ट व्यूज़ फाइंड दैमसेल्फ इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। कि जब दो अलग अलग व्यूज़ होते हैं तो एक यूज़र और के व्यू और एक एनालिस्ट के व्यू आपस में क्या हो जाते हैं, डिफ़िकल्ट सिचुएशन पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि यूज़र अपनी तरफ से सही होता है और आपका एनालिस्ट के व्यूज़ अपनी तरीके से सही होते हैं। तो उस टाइम पे क्या हो जाते हैं, हम एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन पे पहुंच जाते हैं कि हम क्या करें, कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू है, हम किसको आगे प्रायोरिटी दें, किसके हिसाब से हम चलें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कहता है यूज़र स्ट्रेटजीज टू सेटिस्फाई द एनालिस्ट। कि यूज़र की क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि वो एक एनालिस्ट को समझा सके, उसको अपनी जो भी उसके व्यू हैं उससे सेटिस्फाई कर सके। तो कहते हैं अकॉर्डिंग टू स्केजर, ये एक स्कॉलर है, यूज़र स्ट्रेटजीज टू सेटिस्फाई द एनालिस्ट आर, ये 3 स्ट्रेटजी हो सकती हैं एक एनालिस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए, उसको समझाने के लिए। सबसे पहला होता है किचन सिंक स्ट्रेटजी। किचन सिंक स्ट्रेटजी में क्या होता है, इन द स्ट्रेटजी द यूज़र थ्रोज एवरीथिंग इनटू द रिक्वायरमेंट डेफिनेशन। दिस अप्रोच यूजुअली रिफ्लेक्ट द यूज़र लैक ऑफ एक्सपीरियंस इन द एरिया। किचन सिंक स्ट्रेटजी, जैसे किचन में सारे बर्तन डाल देते हैं ना, तो उसी तरह कहता है कि इसमें क्या होता है, यूज़र क्या करे, जितनी भी उसके पास डिटेल है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितना भी डाटा है, वो सारी अपनी क्या करता है, रिक्वायरमेंट डेफिनेशन फेज में सारी की सारी इनपुट करा देता है, सारी की सारी डाल देता है। तो इस अप्रोच से क्या झलकता है कि यूज़र क्या है, को लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, उसे नॉलेज नहीं है कि कौन सी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है, कौन सी इनवैलिड है, वो सारी की सारी ही डाल देता है। तो इसमें क्या दिखाता है, उसको एक्सपीरियंस नहीं है, वो न्यू कमर है, उसे नहीं पता कि हमें फर्स्ट फेज में क्या करना है, कि अब इम्पॉर्टेंट और आपका रेलिवेंट वैलिड डाटा ही एंटर कराना चाहिए, जबकि वो क्या करता है, सारा डाटा ही आपका एंटर करा देता है, डाल देता है। ठीक है, तो इससे आप यूज़र का लैक ऑफ एक्सपीरियंस एंड नॉलेज झलकता है। नेक्स्ट है स्ट्रैटेजी आपकी स्मोकिंग स्ट्रैटेजी। स्मोकिंग स्ट्रैटेजी में क्या होता है, द यूज़र रिक्वेस्ट सेवरल सिस्टम फीचर्स विद ओनली 1 or 2 आर नीडेड। ठीक है, दिस स्ट्रैटेजी यूजुअली रिफ्लेक्ट द यूज़र एक्सपीरियंस इन knowing what he or she want. Request have to be reduced to one that is realistic, manageable and achievable. इसमें इस स्ट्रैटेजी में, स्मोकिंग स्ट्रैटेजी में क्या होता है, द यूजर रिक्वेस्ट सेवरल सिस्टम फीचर्स। वो कहता है कि यूज़र क्या रिक्वेस्ट करता है, बहुत सारे सिस्टम के फीचर्स, उसके करेक्टरिस्टिक्स के लिए रिक्वेस्ट करता है, जबकि 1 और 2 की ही ज़रूरत होती है, यानी कि उसे सिस्टम 1 या 2 सिस्टम फीचर्स की ही ज़रूरत होती है, लेकिन वो सबकी रिक्वेस्ट करता है कि मेरे पास सारे भेजो। इससे क्या दर्शाता है कि यूज़र का एक्सपीरियंस ये जानने के लिए कि वो कितना जानता है।
ठीक है। उसके बाद जो ये रिक्वेस्ट है ना, ये कम से कम होनी चाहिए, यानी कि आपने रिक्वेस्ट बहुत सारे सिस्टम फीचर्स के लिए भेज दिया है, जबकि आपको ज़रूरत सिर्फ एक की थी या ज़्यादा से ज़्यादा 2 की थी। तो इससे क्या हो रहा है, सिंपली आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो अब ये क्या झलकाता है कि यूज़र का एक्सपीरियंस, कि कितना उसको एक्सपीरियंस है, ये पहचानने के लिए कि आखिर में वो या ही या शी चाहता क्या है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट क्या होनी चाहिए आपकी, कम से कम एक होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और वो एक भी ऐसी होनी चाहिए जो आपकी क्या हो, मैनेजेबल हो, रियल हो, अचीवेबल हो, प्रैक्टिकल हो रियल लाइफ में। नेक्स्ट है सेम थिंग स्ट्रेटजी। इन दिस स्ट्रेटजी यूजर सेज गिव मी द सेम थिंग बट इन अ बेटर फॉर्मेट थ्रू द कंप्यूटर. This strategy indicate the user laziness, lack of knowledge or both. Here the analyst has little chance of succeeding because only the user can fully discover the real needs and the problem. वो कहता है कि इस सेम थिंग स्ट्रेटजी का मतलब है कि मुझे वही सेम थिंग वापस दे दो, लेकिन एक बेटर वे में, और वो भी कंप्यूटर की हेल्प से। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी ये दिखाती है कि यूज़र कितना लेज़ी है, कितना आलसी है, और उसको नॉलेज भी बिल्कुल नहीं है। या तो वो बहुत ही ज़्यादा लेज़ी है, काम नहीं करना चाहता, या फिर लैक ऑफ नॉलेज, उसमें नॉलेज ही नहीं है, या दोनों भी बात हो सकती है। यानी कि अगर वो चाहता है कि मुझे वही चीज़ वापस एक बेटर वे में मिल जाए और विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, तो ये यूज़र की लैक ऑफ नॉलेज झलकाता है। इस केस में क्या होता है, एनालिस्ट का सबसे कम चांस होता है कि वो सक्सीड हो जाए यूज़र की इस बात को मानने के लिए, यानी कि यूज़र को सेटिस्फाई करना पड़ेगा ना। अगर यूज़र ने कह दिया कि मुझे वही सेम चीज़ें बेटर वे में वापस करो, तो इस ऐसे जो केसेस होते हैं, ऐसी जो स्ट्रेटजी होते हैं, उसमें एनालिस्ट मोस्टली क्या होते हैं, कम ही यूज़र की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर पाते हैं, यानी कि वो मोस्टली फेल ही हो जाते हैं। उनके सक्सेस होने का बहुत ही कम चांस होता है, क्योंकि यूज़र को ही पता है कि वो एक्चुअली में चाहता क्या है, और वो अपनी जो भी यूज़र कैन फुली डिस्कवर द नीड, क्योंकि यूज़र ही उसमें फुली सेम चीज़ को बेटर वे में भेजना है आपको। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ना यूज़र चाहता क्या है, किस तरीके से उसका बेटरमेंट चाहता है, किस किस पॉइंट पे आपको उसे चेंज करना है। तो सिर्फ यूज़र ही ढंग से बता पाता है कि रियल में वो चाहता क्या है और उसकी प्रॉब्लम क्या है। तो एनालिस्ट नहीं बता पाता, मतलब उस वे तक नहीं पहुंच पाता जहां तक यूज़र की रिक्वायरमेंट है, तो हमेशा वो फेल ही हो जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो बहुत ही कम चांस है 100 में से 20 या 10% कि वो सफल हो पाए यूज़र की नीड को पूरा करने में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका ह्यूमन लिमिटेशंस टू स्पेसिफाई द इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट, कि अब ह्यूमन की क्या क्या लिमिटेशंस है किसी भी इंफॉर्मेशन को स्पेसिफाई करते टाइम। ठीक है, ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।